दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शेयर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बातचीत करेंगे एल्केमी कैपिटल के डिप्टी CIO आलोक अग्रवाल से, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल के टेक्नो फंडा अप्रोच पर जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से। साथ ही नूपुर से जानेंगे जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी और मॉडल पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किए गए हैं। एक नज़र मार्केट एक्शन पर। निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर है 24,150 पर। आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है निफ्टी IT, और आज सुबह हसीन सी आवाज़ पर हमने व्यू लिया था कि आज का दिन IT के नाम होगा। लिस्टिंग हो गई है मीनवाइल 110%। विजुअल दिखा दीजिए अगर है तो। 110% के प्रीमियम पर टेम्पसेंस की लिस्टिंग हुई है। एक अच्छा IPO अच्छे प्राइस पर आया था, हमने बात की थी, मैनेजमेंट से भी बात की थी, और शानदार लिस्टिंग, और सेटल हो रहा है अब ये 110-100% ऊपर सेटल हो रहा है। चलिए डबल हो गया है ना। जैसे अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिली होगी, तो अलॉटमेंट मिल गई आपको तो डबल हो गया आपका पैसा। चलिए खैर, अब आ जाते हैं आज के मार्केट पर। और जैसा मैं कह रहा था, निफ्टी IT क्लियरली आज का स्टार। सुबह हमने बात की थी कि आज IT में रिकवरी आ सकती है। लीड कर रहा है उसको TCS, अब निफ्टी का टॉप गेनर है। सेकेंड नंबर पर HCL टेक, तीसरे नंबर पर टेक महिंद्रा, चौथे नंबर पर इन्फोसिस, पाँचवें नंबर पर विप्रो। तो IT के सारे नाम इंडेक्स में टॉप गेनर्स। FNO में भी IT के ही काफ़ी नाम आपको दिखाई देंगे, कोफोज, LTM और KPIT टेक का। इसके अलावा आज का हीरो एथर एनर्जी 4.5% ऊपर, FNO का टॉप गेनर। सेजिलिटी FNO का न्यू एंट्रेंट, इनफैक्ट सेजिलिटी में अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है अब, 3.5% के करीब ये स्टॉक ऊपर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहाँ पर रैली है। तो मार्केट क्यों ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, 60 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ICICI बैंक ड्रैग कर रहा है उसको थोड़ा सा, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक डीलों के करीब है। इसके अलावा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज CG पावर में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है GE वर्नोवा TND में, पेटीएम में, और कुछ PSU बैंक्स में और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग है। श्रेया? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है मार्केट में वो हमने समझ लिया, लेकिन पूरी लाइमलाइट आज IT पैक ही लेके आया है। चलिए ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं, और हमारे साथ अमोल अठावले जी और आशीष कयाल जी भी जुड़ रहे हैं अब शो में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सुप्रभात आप दोनों को। बताइए फिर आशीष कयाल जी, 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए 2 ट्रेड्स क्या होंगी आपकी? सुप्रभात आपको भी और सभी दर्शकों को। देखिए, ओवरऑल मेरे ख्याल से जो IT सेक्टर है, अभी उसकी चर्चा भी हो रही थी। IT सेक्टर बहुत समय के बाद में एक हायर हाई हायर लो पूरे इंडेक्स ने बनाया, और यहाँ पर जो भी लीड होगा यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड IT कर सकता है, ऐसा लग रहा है। इस टाइम जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है। पहले हमने देखा है कि बहुत बार ब्रेकआउट पे फंसे हैं लोग, क्योंकि ऊपर जाके फिर रिवर्स होता है, लेकिन इस टाइम डिफरेंट है, क्योंकि इस टाइम हायर हाई हायर लो का पैटर्न वीकली चार्ट्स पे भी बना है। ऐसे में चलते हुए LTI माइंट्री जो है वहां पर आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आज के दिन देखा जा रहा है, और गुंजाइश है कि ये अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था डेली चार्ट पे 4850 वहां तक जा सकता है। तो ये पहला स्टॉक बाय साइड पे होगा 4850 के टारगेट के लिए, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 4460 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है यहाँ पर OFSS पे। बहुत क्लियरली इसने कंसोलिडेशन किया था, और 12,000 का आंकड़ा ये काफी समय के बाद ब्रेक कर रहा है। एक पैटर्न बना के कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट भी ऊपर की ओर आया है, तो OFSS पे बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट है 12,800 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,770 का। ओरेकल फाइनेंशियल और LTM आशीष जी की पिक हो गई। अमोल जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस वक्त की? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। परसिस्टेंट के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 5770 के आसपास था, अभी इमीडिएट में एक ब्रेकआउट आ गया तो थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 6050 6100 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5700 का। स्टॉक में कंसिस्टेंट कंसोलिडेशन बना था, कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट होता हुआ आज हमने देखा है। अगस्त सीरीज का भी हाई आज उसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है, यही कंटिन्यू रहा तो शॉर्ट टर्म में परसिस्टेंट में अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा सोनाकॉम के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल है, 820 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 860 880 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 800 रुपीज का। स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। करेक्शन का मार्केट में जो करेक्शन आ रहे हैं उसका भी दबाव स्टॉक में दिख के नहीं आ रहा है। ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 800 रुपए रेफरेंस पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर है तो अप ट्रेंड बना रहेगा। ओके, हमारा चार्ट जीपीटी स्टॉक भी था सोना BLW, और परसिस्टेंट आपके 2 ट्रेड्स हो गए। आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड्स? जी, पहला जो पिक रहेगा वो तो मैक्स फाइनेंशियल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छी रिकवरी देखी ने मिली है हमें इसमें इस वीक चार्ट्स पे, और स्टॉक वापस अपने वीक के हाई ट्रेजेक्टरी पे आ चुका है।
यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1570 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1600 और 1620 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वो कोफोज, यहाँ पे भी क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला और इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। 1920 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब 2000 तक के टारगेट्स इसमें भी देखे जा सकते हैं। फौज में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? देखिए, पहला रिकमेंडेशन है सजिलिटी पे, जहां पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे कुछ दिनों पहले सपोर्ट लिया था और वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक स्टॉक तैयार है पहले हाई को, जो रिसेंट हाई 4610 के आसपास का था, उसको ब्रेक करने के लिए। तो सजिलिटी में 44.50 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 49 तक के टारगेट पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो का है, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो बजाज ऑटो में भी खरीदारी करेंगे। 11,800 के स्टॉप लॉस से 12,150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके लिए कुछ ट्रेड। सजिलिटी में खैर वाकई में अच्छा मूव आ रहा है और अब तो ये धीरे धीरे एफ.एन.ओ का टॉप गेनर बनने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एल.टी.एम, टी.सी.एस, ये सब भी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। एक बार मास्टेक रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर, क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक्स भी काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं। मास्टेक देखिए, अब ये करीब करीब 10% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अच्छे मूव आपको दिखाई देंगे, शानदार मूव आ रहे हैं। एक बार एक कैश का स्टॉक रखिएगा, कैप्री ग्लोबल। बड़ी ब्लॉक डील हुई है इसमें, मैं देख रहा था अभी करीब करीब 200 करोड़ की ब्लॉक डील्स हुई हैं इसमें। और जो जानकारी हमें मिल रही है, एक एफआईआई ने यहाँ पर स्टॉक खरीदा है, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स सुबह आए थे। अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ब्लॉक डील की खबरें हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। मिल्की मिस्ट रखिएगा एक बार ज़रा। मिल्की मिस्ट थोड़ा करेक्ट हुआ है लिस्टिंग के बाद से। लिस्टिंग बहुत शानदार हुई थी मिल्की मिस्ट की, उसके बाद आगे भी अच्छे मूव आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है। मिल्की मिस्ट ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 3.25% नीचे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एल्केमी कैपिटल के डिप्टी CIO आलोक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आलोक। मार्केट में एक इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति है ना? 2 साल से इंडेक्स कहीं गया नहीं है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे रहे हैं। क्या तंग कर रहा है हमारी मार्केट को आपके हिसाब से? क्यों हमारी मार्केट इंडेक्स लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रही है? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने ठीक बोला कि इंडेक्स लेवल पे मूव नहीं कर पा रही, मेजॉरिटी एक्शन इंडेक्स के बाहर है। तो जहां निफ्टी अभी भी साल की शुरुआत से 7-8% नीचे है, अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स, उस सारों ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो भले मार्केट रिलेटेड एक्शन हो चाहे अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन हो, दोनों ही तरफ ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री वहां पे पॉजिटिव नजर आती है, जो कि प्रोमिनेंटली मेन इंडेक्स में नहीं है। और उसका मेन कारण है कि जो टॉप नेम्स हैं निफ्टी के, जो स्पेशली टॉप 25 नेम्स भी हैं, उन्हीं में ग्रोथ काफी कम है। जो टॉप सेक्टर्स हैं, आईटी आज काफी ऊपर भी है, लेकिन आईटी सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, जो कि मिला के कुछ 60-70% हो जाते हैं निफ्टी के, ये सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी कम है। और सारे ग्रोथ, जो मेजॉरिटी ग्रोथ आ रही है, इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन ज्यादातर बाहर, इंडेक्स के बाहर से आ रहा है और वहां पे एक्शन ज्यादा है। तो इस समय चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं बड़े सेक्टर्स की। सबसे पहले फाइनेंशियल्स, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? और फाइनेंशियल्स में एक चीज़ क्लियर है, सबसे बड़ा बैंक चलने को तैयार नहीं है, प्राइवेट बैंक, लेकिन बाकियों में ठीक ठाक मूव्स हैं। NBFCs विद इन फाइनेंशियल्स आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी सेक्टोरली? विद इन फाइनेंशियल्स हमारा प्रेफरेंस ज्यादा नॉन लेंडर्स पर है, जो कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, और उसमें एक्सचेंजेस, AMCs, वेल्थ मैनेजर्स, ब्रोकर्स सारे। विद इन लेंडिंग स्पेस अगर मैं डिवाइड करूं प्राइवेट और PSU में, राइट नाउ PSU ने लास्ट 1-2 साल काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया, जिसके वजह से रिस्क रिवॉर्ड दोनों में बराबर सा है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी ग्रोथ नंबर्स से लेकर ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह काफी बेटर है। तो जिसमें हमारा प्रेफरेंस लेंडिंग स्पेस में मिड साइज प्राइवेट बैंक्स पे है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन लेंडर्स लेड बाय कैपिटल मार्केट्स। ओके आलोक जी, गुड मॉर्निंग। और ये तो बात हो गई फाइनेंशियल स्पेस आती है ओवरऑल मार्केट पर, लेकिन आज प्रश्न मैं पूछूंगी आईटी पैक को लेकर, क्योंकि शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिली है। आलोक जी, आईटी पैक में अब करना क्या चाहिए? क्या स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी वही हमें मौके तलाशने चाहिए आईटी स्पेस में, या फिर ओवरऑल अब आईटी पैक यहाँ से चलने को तैयार है? आपका व्यू? ये क्या, ये सेक्टर ऐसा है जो इतने जोर से गिरा ये साल,
बैलेंस शीट तो इन सब की अच्छी है, ग्रोथ विजिबिलिटी की कमी है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी के अभाव में ये सेक्टर में बाउंस बैक्स का सस्टेन करना, उस पे एक थोड़ा डाउट सा नजर आता है, जिसकी वजह से इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो निकलते रहेंगी, लेकिन एक स्ट्रक्चरल मूव भले ही वो चार्ट्स पे नजर आ जाए, लेकिन जब तक वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं करे, उस पे एक बड़ा पॉजिटिव कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। और तब हम तो उसके लिए वेट करेंगे कि उस पर अर्निंग्स विजिबिलिटी बढ़े, जब वो बेटर होगी तो ही पॉजिटिव कॉल ले सकते हैं, तब तक तो हम साइडलाइन पे हैं इस सेक्टर में। ठीक है, आईटी पैक पर तो आप भी साइडलाइन है। और दूसरा स्पेस जो काफ़ी फोकस में है जियोपॉलिटिकल उतार चढ़ाव के बीच आलोक जी, वो है मेटल स्पेस। और स्पेशली मेटल्स में मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो प्रेशियस मेटल्स पर, गोल्ड और सिल्वर पर क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके से हमने एक तरफा रैली देखी, फिर करेक्शन भी देखा, फिर चढ़ता हुआ भी देखा, और उसके अलावा मेटल स्पेस में अभी क्या लग रहा है आपको? विद मेटल स्पेस में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं मैं, फेरस और नॉन फेरस, तो फेरस साइड में जो कि आयरन एंड स्टील होती है, उसमें व्यू काफी न्यूट्रल सा है। लेकिन नॉन फेरस, जिसके अंदर प्रेशियस मेटल्स भी आते हैं और इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स भी आते हैं, उनमें हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर हम, आपने प्रेशियस मेटल्स के लिए कहा, जो स्पेशली गोल्ड से लीड होता है फॉलोड बाय सिल्वर, वो एक मॉनिटरी एसेट है। अगर हम यूएस की बैलेंस शीट को ही देखें, आज उनकी डेट टू जीडीपी कुछ 125% के आसपास हो गई है, जो रफली वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हुआ करती थी। उस वक्त में करीब उनके जितने भी डेट हुआ करता था आउटस्टैंडिंग, उसमें आधा पैसा गोल्ड से होता था। आज के तारीख में वो नंबर 3% पे है। तो ओवरऑल जितने जितने डाउट उनके डेट सस्टेनेबिलिटी पे आएगी, जितने जितने डाउट उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स पे आएंगे, और हम देख रहे हैं किस तरह से फेडरल रिजर्व के एक्शन भी आते हैं, थोड़े पैनिक ओरिएंटेड एक्शन लगते हैं जब जब यील्ड ऊपर जाती है। तो ऐसे में गोल्ड की रिक्वायरमेंट, गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंकर्स रिकॉर्ड परचेज कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में, जो कि करीब 600 टन साल का करीब करीब इन लोग बाय करते थे सारे सेंट्रल बैंकर्स मिलके, बट एकदम लास्ट फ्यू इयर्स में वो 1000-1200 टन ऑन एन एवरेज एक एक साल में बाय कर रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग 290 टन की परचेजिंग उन्होंने की है। तो व्यू गोल्ड पे काफी पॉजिटिव है। लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे सेगमेंट्स, बड़े रेयरली ऐसा होता है कि ये तीनों एक साथ डेफिसिट में आ गए हैं, जहां डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही। और इस डिमांड का मेन कारण आ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि ग्रिड अपग्रेडेशन के वजह से हो, चाहे ईवी के वजह से हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से हो, या फिर एआई रिलेटेड डेटा सेंटर से हो। तो डिमांड स्ट्रॉन्ग, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग, जो डिमांड इनइलास्टिसिटी कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही, तो काफी स्ट्रक्चरल मूव नजर आता है उनमें। इसलिए ओवरऑल प्रेशियस मेटल और नॉन फेरस मेटल्स पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। अच्छा आलोक जी, बाकी सेक्टर्स पे मैं आऊँगा कुछ देर में, लेकिन सिंस आप एल्केमी में आई एम श्योर काफ़ी क्वांट फंड्स भी होंगे आपके, आई डोंट नो आर्बिट्राज फंड्स भी हैं या नहीं हैं, एज अ फंड मैनेजर ये जो कैश का इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, जैसे बाकी मार्केट्स में थोड़ी कंफ्यूजन है कैश को लेकर, बिकॉज यूजुअली एक नई चीज है। हमने हमेशा देखा कि क्लोजिंग लास्ट 30 मिनट्स के वेटेड एवरेज पे होती थी। आज की तारीख में जब वो बीच में 10 मिनट के लिए बंद होता है, उसमें कुछ आइडिया तो लगता नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सरप्राइजिंग जरूर है, बट हमारा ये भी मानना है कि जब भी कोई एक नई चीज लॉन्च होती है या ऐड होती है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जाहिर है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सेबी भी उनको वॉच आउट कर रही है कि इसके अंदर फर्दर किस तरह से वॉलिटिलिटी को अरेस्ट किया जाए। ऑब्जेक्टिव था वॉलिटिलिटी कम हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी तक वॉलिटिलिटी ज्यादा नजर आई है। लेकिन आई एम श्योर कि इस पर कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, और इसमें एक्शन जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तब शायद जाके वॉलिटिलिटी अरेस्ट हो, लेकिन तब तक सरप्राइज एलिमेंट तो मेंटेन है। तब तक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, इस समय आप कहाँ पर बुलिश हैं, कहाँ पर आप अपने फंड्स में और स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं? तो जो ब्रॉड सेगमेंट्स जहां पे हम पॉजिटिव है ना, जो एक तो उसमें पावर और इलेक्ट्रिफिकेशन थीम बहुत स्ट्रांग है। ये थीम डोमेस्टिकली भी स्ट्रांग है, और ग्लोबली जो एआई रिलेटेड डिमांड है उसके लिए भी काफी स्ट्रांग है। सेकंड में कैपेक्स ओरिएंटेड थीम में डिफेंस पे हमारा व्यू नेक्स्ट एक एक डिकेड के लिए, 10-10 साल के लिए काफी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक स्कीम में जैसे हमने कहा कि फाइनेंशियल्स में कैपिटल मार्केट्स काफी सही लगता है हमें। नॉन फेरस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पे बहुत पॉजिटिव है। एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हम देखते हैं जो एपीआई सीडीएमओ सेगमेंट है,
जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी एंड एट अ गुड प्राइस बनाना काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। तो ये सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है और ये सारे ही सेगमेंट्स इंडेक्स में काफी कम वेटेज रखते हैं, पर इनकी ग्रोथ और पूरे सेगमेंट के अंदर में एवरी कंपनी काफी बेटर विजिबिलिटी के साथ आ रही है। आलोक जी, पावर, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिफेंस, कैपिटल मार्केट स्पेस, फार्मा, मेटल्स आपने जिक्र किए। अच्छा, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट में एक बज़ देखा हमने, लिस्टिंग भी बहुत सारे स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी हुई है, तो न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स क्या हाल फिलहाल में कुछ आपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है या फिर अभी भी आप वेट कर रहे हैं? एल्केमी में कुछ फंड्स में हमें मैंडेट है, कुछ फंड्स में मैंडेट नहीं है। मेरे फंड्स में मैंडेट कम है, लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनीज, बहुत सारे निश बिजनेसेस के साथ में बहुत अच्छे एंसिलरीज कंपनीज भी लिस्टिंग के लिए आ रही है। अच्छा मार्केट है, उनको लिस्टिंग भी अच्छी मिल रही है और साथ ही साथ नए नए बिजनेसेस में जहाँ पे स्पेशली ग्रोथ रेट्स पॉजिटिव है, वहाँ पे हम लिस्टिंग देख पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ओवरऑल पॉजिटिव तो है, लेकिन मेरे निजी जो फंड्स मैं देखता हूँ उनके अंदर तो ये मैंडेट नहीं है कि मैं आईपीओ के शेयर्स लगा सकूं, लेकिन जिन फंड्स में हमारे यहाँ एल्केमी में मैंडेट है वहाँ डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा आलोक जी, ये टू व्हीलर स्पेस में मैसिव जंप आ रहे हैं। एथर एनर्जी देखिए आप, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर लगातार री रेट हुआ, हीरो मोटोकॉर्प रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये जो स्पेस है, इसमें इन लेवल्स पर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगेंस्ट है या आपको लग रहा है कि ये यहाँ से स्ट्रक्चरल स्टोरी है? अनुज, हमारा मानना है कि ऑटो में सबसे बड़ी स्टोरी है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ईवी की तरफ जा रहे हैं और काफी पहले से एक्सपेक्टेड था कि ईवी की एडॉप्शन सबसे पहले टू व्हीलर्स में होगी। और आप देखिए जो जिन कंपनी का आपने नाम लिया, इन सारे के कंपनीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जिसके वजह से इनमें ग्रोथ रेट्स बहुत फास्ट हुई है, बहुत बेटर हुई है। नेक्स्ट सेगमेंट जब हम फोर व्हीलर्स के अंदर में भी जब देखेंगे कि जिस जिस सेगमेंट कार्स की ईवी में सक्सेस मिल पा रही है, एंसिलरीज में भी जिन जिन सेगमेंट्स का ईवी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, वही हैं कंपनियां जो बेटर कर पा रही है, ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी भी है और लंबी भी है। तो इसलिए ऑटो में हम काफी सिलेक्टिव हैं। ओवरऑल व्यू बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सिलेक्टिवली ईवी बेस्ड इकोसिस्टम में हैं, वहाँ हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, जो ईवी स्पेस में है वहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन आलोक जी इतने सारे स्पेसेस बताए आपने जहाँ पर आपका पॉजिटिव नज़रिया है, लेकिन डेटा सेंटर एज अ थीम आपने नहीं चुना। डेटा सेंटर एज अ थीम क्या प्ले करने लायक है? अगर हाँ तो कैसे प्ले किया जाए इसे? मैं एक्चुअली उसको पावर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन थीम के साथ जोड़ रखा था मैंने, क्योंकि डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा सेंटर बनाने वाले भी हैं, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, पावर ट्रांसमिशन, जनरेटर्स, स्विच गियर्स, केबल्स, वायर, सारे सारे उसके साथ आ जाते हैं। तो इसलिए जो पूरी ओवरऑल थीम है, जो पावर रिलेटेड और इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड है, साथ ही साथ डेटा सेंटर्स, वो उस सेगमेंट के अंदर आते हैं। दैट्स वाई वो सारे सेगमेंट में आप देखेंगे उनकी ऑर्डर बुक भी जोर से ग्रो कर रही है, उनके टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक हर पैरामीटर इंप्रूव होते जा रहा है और विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। मैं याद दिलाता हूँ कि अर्लियर बजट में इस साल में डेटा सेंटर्स के लिए हाइपर स्केलर्स को 10 साल की टैक्स हॉलिडे भी दी गई थी। तो भले ही इंडिया में हाइपर स्केलर्स ना हो, भले इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और मेमोरी चिप्स ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के ना हो, बट जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है एआई को सक्सेसफुल करने के लिए, जो डेटा सेंटर्स रिलेटेड पूरी कैपेक्स है, वहाँ इंडिया का कंट्रीब्यूशन और रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो दिख भी रहा है। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात हो रही थी, मार्केट डे हाई पर आ गया, तो आप थोड़ा सा लकी रहे मार्केट के लिए। निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार। 100 पॉइंट के करीब अब निफ्टी ऊपर हो चुका है, 190 के करीब है, लेकिन एकदम से मुँह आया डे हाई की तरफ बढ़ते हुए। हम भारत में आज भी सबसे बड़ा भरोसा सोना ही है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि भारत की ताकत उसके सोने में ही छुपी है। क्या है ये रिपोर्ट? इंटरेस्टिंग। नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं। नूपुर, गुड मॉर्निंग, क्या है रिपोर्ट ये? गुड मॉर्निंग। जेफरीज की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इंडिया स्ट्रैटेजी को लेकर, और साथ ही साथ जो मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव किए उसमें गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स की अब एंट्री होती हुई दिखी है। जेफरीज का मानना है कि इंडिया के पास जितना गोल्ड है, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास का इंडियंस होल्ड करते हैं गोल्ड, और उसको अगर इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 गुना बड़ा अमाउंट आपको ये नजर आएगा। जेफरीज का ये भी कहना है कि अगर गोल्ड के प्राइजेस जो है वो और
बढ़ते हैं तो वेल्थ और स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनका ये मानना है कि गोल्ड लोन जो है पिछले कुछ समय में काफ़ी स्पाइक करते हुए नजर आए और उसी वजह से जो स्पेंडिंग पावर है इंडिया के लोगों के पास वो भी बढ़ती हुई दिखी है। तो प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है गोल्ड के सामने और इसीलिए जो स्पेंडिंग पावर है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। इसकी वजह से जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो भी सुधरता हुआ नजर आ सकता है। सोने का भाव अगर 10% बढ़ता है तो जीडीपी में 0.8% का जो है उछाल देखने को मिल सकता है। 80 बेसिस पॉइंट का एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे स्पेंड्स को लेकर आते हुए नजर आ सकता है और उसकी वजह से जो डेफिसिट है करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी कम होते हुए दिख सकता है। इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसे नाम यहाँ पे शामिल किए गए हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो में जो गोल्ड रिलेटेड है। उनका टाइटन ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू बनते हुए नजर आया। मॉडल पोर्टफोलियो बदलाव की बात करें तो मणप्पुरम को अब जगह मिलती हुई नजर आई है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से लैंडिंग चैनल्स इंप्रूव होते हुए दिखे और जितना गोल्ड हमारे पास है अगर उसको गोल्ड लोन पे देते तो स्पेंडिंग तो बढ़ती है और इन कंपनीज के लिए बेनिफिट भी होता है। इसके अलावा गोल्ड बेनिफिशरीज का में फ़ायदा मिल सकता है। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, MCX, IIFL फाइनेंस और मुथूट, इन पर भी जो है जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव व्यू अपना बनाते हुए नजर आए। हालांकि दूसरी तरफ जिंदाल स्टेनलेस को हिंदुस्तान जिंक के साथ रिप्लेस किया गया है। हिंदुस्तान जिंक ज़्यादा जो है आपको आगे चल के बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिल्वर थीम की जब बात आती है तो ये स्टॉक फोकस में आता है। इंटरेस्टिंगली अगर स्पेंडिंग बढ़ती है तो कंजम्पशन से रिटेल के स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए नजर आते हैं। शॉपिंग रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में नजर आते हैं। मार्केट प्लेसेस वाले स्टॉक्स फोकस में आते हैं और आज जेफरीज ने मीशो को भी अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया और काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर भी व्यू बनते हुए दिखाए। एक और कंपनी है जहाँ पे जगह मिली है नवीन फ्लोरिन। उनका ये मानना है कि CDMO में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कूलिंग प्रोडक्ट और जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अंबुजा सीमेंट अब इस मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर होते हुए दिखा। तो गोल्ड पर पॉजिटिव व्यू है और उनको लगता है कि गोल्ड लोन की वजह से स्पेंडिंग पावर इंडियंस की बढ़ सकती है, इसलिए गोल्ड लेंडर्स और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में है। ओके, शुक्रिया नूपुर। तो ये हो गई बात जेफरीज की इस रिपोर्ट की। अब हमारे साथ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के PMS के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं, इनसे बात होगी। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज IT से। ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं आज IT में। क्या एक मान के चलें कि अब एक ड्यूरेबल बॉटम बन चुका है IT में, और आपकी कोई पिक्स होंगी यहाँ पर अब इस समय करंट लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए आईटी में बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली हमें देखने को नजर आई और खास तौर पर तब जब ब्लूमबर्ग एआई वैल्यू चेन इंडेक्स, जो कि एक कॉम्बिनेशन है सारे एआई डेटा सेंटर स्टोरी का, वहां पर पे एक अच्छा करेक्शन जब हमें बीच में देखने को मिला, उसी दौरान हमने देखा आईटी के अंदर में रिकवरी आई। तो क्लियरली ये एक एआई से स्विच जो ट्रेड की हम बात करते हैं वो आईटी के अंदर में उसकी स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है। जहां तक के ओवरऑल रूपी के अंदर में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को नजर आ रही है, पर हमारा ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो आईटी सिर्फ मिड टियर जो कंपनीज है उनके अंदर में, और वहां पर हमारी जो टॉप पिक रहेगी कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये दो नाम जो है वो हमें काफी पसंद आते हैं क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो 23 से 24% की देखने को नजर आ सकती है। खासतौर पर कोफोर्ज जब से इनकोरा की डील हुई है उसके बाद हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया टर्न अराउंड एंकोरा को किया जाएगा और उसका भी बेनिफिट मार्जिन्स में और साथ ही साथ ओवरऑल ग्रोथ में कोफोर्ज के देखने को नजर आएगा। तो इस समय पे हम मिड कैप आईटी के अंदर में ज्यादा पॉजिटिव है। लार्ज कैप आईटी इस समय भी हम एक अंडरवेट की पोजीशन रख रहे हैं, बट डेफिनेटली हमारा भी ये मानना है कि अब कहीं ना कहीं स्टॉक फर्दर डाउनसाइड नहीं दिखाएंगे, बट यही है कि रिकवरी आने में शायद थोड़ा समय लगे, तो मोर ऑफ कंसोलिडेशन फेज इनमें देखने को नजर आ सकता है। ठीक है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है, ओवरऑल मार्केट पे भी ये व्यू। लेकिन आज टू व्हीलर स्पेस भी अच्छा कर रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू यू। बजाज ऑटो 1.5% ऊपर है, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हमने अच्छी तेजी देखी, एथर एनर्जी अच्छा कर रहा है। तो टू व्हीलर स्पेस में कोई काउंटर आज के लिए आपको अच्छा लग रहा हो? गुड मॉर्निंग श्रेया। तो देखिए बिल्कुल एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स, ये दो ऐसे स्टॉक है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और दोनों इस कारण से ज्यादा पसंद है जिस तरह से इन्होंने ईवी के अंदर में अपना पेनिट्रेशन किया। टीवीएस मोटर्स ने बहुत ही अच्छी बढ़त रखी और अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूसली लार्ज जो प्लेयर्स हैं उनके सामने कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन किया। तो उसकी वजह से हमें लगता है ये कंपनी आने वाले समय में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। इनका ईवी सेगमेंट भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है।
एथर इंडस्ट्रीज हमें इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरह से एथर एनर्जी इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अभी एक टर्न अराउंड दिखाना शुरू हो गया और इनकी जो ग्रोथ है डिमांड साइड पे काफी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। कैपेसिटी ये बहुत बड़ी एक्सपैंड कर रहे हैं और ये कैपेसिटी एक्सपैंड तभी करेंगे जब आप देखेंगे कि इनको जो करंट इनकी जो कैपेसिटी है उसमें इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन काफी अच्छी बनी हुई है। 3-4 महीने की वेटिंग इस समय पे प्रोडक्ट्स के लिए देखने को नजर आ रही है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि डिमांड पुल काफी स्ट्रांग है। कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, एबिटा पैट लेवल पे पॉजिटिव होने की तैयारी कर रही है और उसके चलते हमें लगता है एक बढ़िया री-रेटिंग एथर एनर्जी में भी देखने को नजर आ सकती है। बट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखते हुए ऑटो एंसिलरीज में क्या हो रहा है, तो हमारा ये मानना है कि ऑटो एंसिलरीज में हम उन कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो ऑटो के साथ साथ डिफेंस या एरोस्पेस की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में भी अपनी जगह बना रहे हैं। तो इस तरह की कंपनी में हमें लगता है कि जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग है जिसका आज 30 से 35% जो टॉप लाइन है वो एडीएस सेगमेंट से आना शुरू हो गया, जहाँ पे एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो हमें लगता है इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो मार्जिन के टर्म में बहुत एक्रेटिव रहेगा और एबिटा जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमें लगता है ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनी हम देख रहे हैं जो ह्यूमनाइड्स या आने वाले समय में रोबोट की बात कर रहा है और उसके चलते काफी उस पर काम कर रहा है। तो उसमें हमें लगता है सोना बीएलडब्ल्यू जो कि जापानीज कंपनीज के साथ अब इनके 2 जेवीज हो चुके हैं, तो हमें लगता है फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये भी एक कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में काफी पसंद आ रही है। तो ये जो थीम है ऑटो और ऑटो एंसिलरी का, हम इन स्टॉक्स को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए। एक आखिरी सवाल, ये आज की लिस्टिंग टेम्पसन आपने अप्लाई किया था क्या? नहीं अनुज, हमने अप्लाई तो नहीं किया क्योंकि हम टीएमएस में जनरली वेट करते हैं आईपीओ के आने का, बट मैंने इस कंपनी को किया है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि आने वाले 5 साल में जो कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट 30% केगर से ग्रो करने की, और इनकी जो मार्जिन है जो आज 20-22-21% पे, ये 24% पर जाती हुई नजर आएगी, जिसके चलते एबिटा ग्रोथ 35% की देखने को नजर आएगी। और फॉरवर्ड में अगर से हम मल्टीपल देखें तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि करंट लेवल से भी शायद आपको 20 से 25% की अपसाइड देखने को नजर आए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और काफी अच्छी अपसाइड यहाँ पर करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपना समय रखने के लिए। चलिए अब इस शो को समेट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके तुरंत बाद हम लेकर आएंगे कैश की आवाज़। और ज़रा लेकर आइए हमारे तीनों गेस्ट जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश बहेती जी, विजय शर्मा जी और मयंक बंसल जी। तीनों से होगी एक खास बातचीत कैश की आवाज़ में।